अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के एक छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे पास है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो ये टॉपिक बेसिकली उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, उसी का ही एक पार्ट है छोटा सा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा था, हमारे पास ये था कि सेल थ्योरी जो है हमारे पास, वो हमने देखा था कि जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया था, ठीक है, उन्होंने सेल से रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज थी, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास आई, हमने उनको कंबाइन किया। तो 1.5 सेंचुरी के बाद हमने एक उन सारी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद एक मॉडर्न सेल थ्योरी को फॉर्म किया था। और इसके 3 मेजर जो थे वो पॉइंट्स थे हमारे पास। उसका जो पहला पॉइंट ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि सेल जो होता है हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। हम कहते थे कि ये हमारे पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है तमाम ऑर्गेनिजम्स की। और इसी तरह हमने थर्ड पॉइंट देखा था कि सेल जो है वो किससे बनते हैं, सेल्स डिवाइड होकर बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, पहले से मौजूदा सेल्स की उनकी डिवीजन से हमारे पास बनते हैं। ये हमारे पास एक सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा, उसमें जो पहला पॉइंट था ना वो ये था ना हमारे पास कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो किससे मिलकर बनते थे, 1 या इससे ज्यादा सेल से। इसका क्या मतलब था, हमने अब हमारे पास ये हम कह रहे हैं कि 1 एक सेल से मिलकर बनते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। इसका क्या मतलब था, हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे हमने देखा था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनको हमने यूनिसेलुलर इसका नाम दिया था। ठीक है, वो एक सेल से मिलकर बनते थे, जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया या फिर ये यीस्ट और ये अमेबा वगैरह, पैरामीशियम, ये हमारे पास सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास जो प्लांट्स है, हमारे पास एनिमल्स है, हमारे पास ह्यूमंस की बॉडीज हैं और डिफरेंट फंजाइज हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर यानी एक से ज्यादा सेल के मिलकर बनते थे। तो लेकिन ये सारे क्या थे, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो इतना छोटा था कि हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा था, या फिर वो एक बड़ा एक इंडिविजुअल था, एक लाइफ पे रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म था, या वो पानी में रहने वाला था। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे, हमने सबको कहा कि वो इसी तरह, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स हैं इसका मतलब वो लाइव हैं, वो सांस लेते हैं, वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म रेट होता है, वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ग्रोथ उनकी पूरा होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वो सांस लेते हैं, वो चलते फिरते, अगर वो नहीं भी चलते फिरते, यानी समटाइम कोई सिसाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपनी जो है वो नस्ल को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो छोटा सा था, चाहे वो बड़ा सा था, चाहे वो एक सेल से ही क्यों ना मिलके बना, लेकिन वो सारे किससे मिलके बनते थे, सेल से मिलके बनते थे। ये हमारे पास एक पहला और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने ऑर्गेनिजम्स के हवाले से देखा था, कि हमने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म वो किससे मिलके बनते हैं, वो सेल से मिलके बनते थे। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक सेल थ्योरी का एक पॉइंट था। लेकिन बट हमारे पास जो वायरसेस हैं या प्रियॉन्स हैं, वायरोड्स हैं, आर नॉट कंपोज ऑफ सेल। ठीक है, अब ये हमारे पास आया कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो वायरसेस हैं, प्रियॉन्स हैं या वायरोड्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये सेल से मिलके नहीं बनते। अब इससे तो हमें यही समझ आती है ना, अगर ये सेल से मिलके नहीं बनते तो ये ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो इस सेल थ्योरी में ये कहा था कि अगर ऑर्गेनिज्म है वो बेशक एक ही सेल से क्यों ना मिलके बना, लेकिन वो सेल से जरूर मिलके बनता है। ठीक है, उसकी एक बॉडी का जो बेसिक और एक स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या था, हमारे पास सेल था। लेकिन हम साइंटिस्ट ने ये कहा कि जितने भी कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारे पास जो सेल से मिलकर नहीं बनते, ठीक है, दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। और अब इनको उन्होंने किस चीज का नाम दे दिया, ए सेलुलर पार्टिकल्स का और सब सेलुलर का, जो हमारा मेन टॉपिक है, सब सेलुलर और ए सेलुलर। तो इनको हमने क्या नाम दिया, क्योंकि ये सेल से मिलकर नहीं बनते तो हमने इसको नाम दे दिया सब सेलुलर और ए सेलुलर। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर वो सेल से मिलकर नहीं बनते थे, इसका मतलब था वो कि ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वो लिविंग नहीं थे, वो नॉन लिविंग होंगे ना, फिर ही उनको हमने। लेकिन इस तरह तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म चीजें हैं अर्थ पे, ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, ऐसी बहुत सारी थिंग्स है हमारे पास जो कि हमारे पास नॉन लिविंग है, तो हम सबको ए सेलुलर और सब सेलुलर कह देंगे। तो इसका आंसर है नहीं, हम सबको सेलुलर और ए सेलुलर नहीं कहिए। हमने इनको स्पेसिफिकली सब सेलुलर और ए सेलुलर का नाम इसलिए दिया क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी
यहाँ पे लिखा हुआ है दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे साइंटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि इनसे पता चलता है कि हमारे पास क्या है, ये लिविंग है। लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हमें पता चलता है कि नॉन लिविंग है। अब वो कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता, ठीक है, दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं रन होता। मेटाबॉलिज्म हमें पता है क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है, हम इसको एनाबॉलिज्म देते हैं, और सेकंड हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं सेल्स टिश्यूज, इनके सब्सटेंसेस वो पहले डिजनरेट होते हैं, देन उनकी अगेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ओवरऑल प्रोसेस को एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये हमारे बॉडी के अंदर एक एक्टिविटी होती है, एक फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म हो रहा है। तो ये इस चीज़ की फर्स्ट एक कह लें कि एक निशानी होती है कि लिविंग बॉडी, ठीक है। लिविंग बॉडीज के अंदर मेटाबॉलिज्म रन होता है। लेकिन अब हमने देखा कि इनके अंदर तो मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, इसका मतलब ये नॉन लिविंग है, ठीक है। इसी तरह हमने, लेकिन इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनके अंदर दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनमें से पहली क्या थी? दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब ये जो थे ऑर्गेनिज्म, हमने जिसे हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, ये क्या करते थे? ये अपनी नंबर्स को इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है, नंबर्स को इंक्रीज कर सकते थे, यानी कि ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते थे और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में जो था वो ट्रांसमिट कर सकते थे। तो इससे हमें पता है कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है ना। हमारे पास जितने ह्यूमंस है, एनिमल्स है, वो उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपनी जनरेशन को नेक्स्ट जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जनरेशन एक नस्ल दूसरी नस्ल आगे से बढ़ती है। ये हमारे पास किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? लिविंग्स की। हमने देखा कि हमारे पास जो वायरसेस है ना, वायरसेस बेसिकली अगर इनको, ये वैसे तो नहीं अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते, लेकिन अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो, जैसे ह्यूमंस के अंदर हो, किसी लिविंग सेल के अंदर हो, तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर ना हो, बाहर हो, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते। लेकिन अगर हम वायरसेस को किसी लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर दो, तो ये अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वायरस, प्रेयॉन्स और वायरोट्स की, कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते, ये कौन सी थी? ये लिविंग थी, ठीक है, ये लिविंग थी कि क्या करते थे? अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते थे। तो हमने क्या कहा? इनको लिविंग कह दिया। अच्छा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म की थी वो ये थी, मेटाबॉलिज्म इनके अंदर नहीं रन होता था, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाजमी होना चाहिए, इनके अंदर नहीं रन होता था। ये सेल से मिलके बने थे, ये भी नहीं बने थे। हमने देखा कि ये सेल से मिलके दे डू नॉट अकम्प्लिश। इनके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि ये शो करती हैं कि ये हमारे पास लिविंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेल्स, हमने देखा था कि जितने ऑर्गेनिज्म है सेल से मिलके बनते हैं, लेकिन ये तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमने देखा कि सेल से मिलके नहीं बनते, ना इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो हमने क्या कहा? ये नॉन लिविंग है। अब कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था कि ये वाले तीनों ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग है। लेकिन जब इनके अंदर ये एबिलिटी देखी गई कि वो अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते, तो हमें पता चला ये तो लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखने इस तरह से एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि पता नहीं नॉन लिविंग है या लिविंग है। और सेकंड बात, हमने इनको नाम दे दिया सब सेलुलर का और ए सेलुलर का। अच्छा, यहाँ पे आप वर्ड को जरा ध्यान से देखिए, ए सेलुलर, ए का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको स्प्लिट करें ना, सेलुलर का मतलब क्या है कि ये सेल से मिलकर बनती है, और ए सेलुलर का ए का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पे वर्ड ए है जिसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। ए सेलुलर का मतलब ये सेल से मिलके नहीं बनी होती। सब सेलुलर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी सेल से भी छोटा। हमने देखा था कि सेल हमारे पास सबसे छोटी एक यूनिट है, सबसे छोटी एक बेसिक इकाई है लाइफ की। इससे छोटा हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखा जाए तो ये हमें नहीं मिलता, सेल सबसे छोटा है। इनको हमने नाम दिया कि ये सब सेलुलर है, यानी ये सेलुलर का भी पार्ट, सेल का भी पार्ट है, सेल के अंदर लाई करता है, ठीक है। सेल से छोटा होगा, यानी सब का मतलब ये सेल का पार्ट है, ये सेल से भी छोटी इकाई है, ठीक है। तो हमने ये वायरसेस, प्रेयॉन्स, अच्छा वायरसेस, प्रेयॉन्स और वायरोट्स होते हैं। वायरसेस हमने देखा जैसे अभी बताया कि ये अगर लिविंग बॉडी के अंदर हो तो ये अपनी तादाद को जो है वो आगे जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी डिजीजेज हैं जो वायरसेस से पैदा होती है, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास
स्मॉल पॉक्स है, ये जो इससे पैदा होती हैं, ठीक है। इसी तरह प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन्स जो हैं ये वाले, अगर इनकी बात की जाए तो ये हमारे पास एक प्रोटीन की एक एबनॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। जो ब्रेन के अंदर है ना, एक प्रोटीन की एबनॉर्मल फॉर्म को कहते हैं। ये बहुत सारी डिजीजेज, न्यूरो डिजीजेज जो है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये प्रियॉन्स काज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह वायरोड्स होते हैं, ये एक थीन सी सर्कुलर सी है ना एक स्ट्रक्चर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है आरएनए की, और ये बेसिकली जो है वो प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करती है, ठीक है। अब ये देखें, ये ऐसे ये नहीं, ये तीनों ऐसे हैं जो ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर डिजीज को कॉज करते थे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते थे। तो हमने नाम दिया कि ये सेल से भी छोटे हैं, या सेल का पार्ट है, या फिर ये सेल है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली इनकी इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, ये कि पता नहीं ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, ये अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन से वायरसेस हैं लिविंग कैटेगरी में आते हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाती हैं। और अब इनके अंदर हमने देखा है कि अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और ये जो है वो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो शो करते हैं कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक को दूसरी जनरेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने इसको नाम दिया ए सेलुलर पार्टिकल्स का, और हमने इनको सब सेलुलर का नाम दिया। और लास्ट इसका पॉइंट ये है कि ये वाले जो वायरसेस एंड प्रियॉन्स हैं, इनको हमने दे आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास अर्थ में लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, हमने इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारे पास एनिमलिया होते हैं, हमारे पास प्लांटिया होते हैं, हमारे पास फंजाई है, हमारे पास मोनेरा है, हमारे पास प्रोटिस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। यानी हमने हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे प्रोटिस्टा में आएंगे, जैसे वो फंजाई है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन ये वाले जो वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरोड्स हैं, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, दे आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर किया। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ cells. So thank you so much for today.